हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टुडे इज द कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। यानी कि हम आज कवर करने वाले हैं योर मीडिया, कल्चर मीडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस तरीके से उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट बी आप समझ सकते हो इसको, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ मीडिया, कल्चर मीडिया। यानी बेजल मीडिया हो गए, एनरिच मीडिया हो गए, सिलेक्टिव मीडिया हो गए, सारे के सारे मीडियाज जो आप एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए आपके लैब में इन विट्रो कंडीशंस में यूज करते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन, बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर का सेशन। ऑलराइट, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्लीज नोट डाउन करते चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को। पहला जो हमारा मीडिया है दैट इज योर बेजल मीडिया। अब देखो, इसमें आपको किसी बैकग्राउंड की यहाँ पे अभी जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर एक ओवरव्यू देना हो तो जनरली जो मीडिया होता है वो कल्चर मीडिया, उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं इस तरीके। और वो जनरेशन विजिबल कैसे होती है आपको, इन अ फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। यानी एक प्लेट है, इस तरीके से आपके पास एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर यहाँ पे आपने मीडिया डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलोनीज ग्रो होते हैं और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक मीडिया के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो मीडिया आपका होता है वो है आपका बेजल मीडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, बेजल यानी सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ योर बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। ठीक है, बेजल मीडिया क्या है जनरली, दिस मीडिया इज अ सिंपल एज इट एनहांस द ग्रोथ ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट एगार के बारे में, आपने सुना है, जो आपका न्यूट्रिएंट एगार होता है। ठीक है, योर न्यूट्रिएंट एगार। अब ये जो न्यूट्रिएंट एगार होता है ये सबसे कॉमन बेजल मीडियम माना जाता है। इस न्यूट्रिएंट एगार के अंदर पेप्टोन वाटर होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, आपका बफर सोल्यूशन होता है, पीएच मेंटेन्ड होती है 7 तक, 7 पॉइंट समथिंग तक। ठीक है, तो इस बेजल मीडिया को आप यूज करते हो जनरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। यानी इसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। स्टाफाइलोकोकस होगा, क्लोस्ट्रीडियम होगा, एस ऑरियस होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, क्लेप्शियला निमोनिया होगा, हर एक बैक्टीरिया इसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि ये आपका कह सकते हो एक जनरल पर्पस मीडियम होता है। ठीक है, दिस इज योर जनरल पर्पस मीडियम या फिर मीडिया, जो कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक वाइड रेंज, नॉट हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ ग्रो नहीं होते हैं, बट एक वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप इसके ऊपर ग्रो कर सकते हो और उनकी कॉलोनीज को आप स्टडी कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखो, दिस मीडिया इज सिंपल एज इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये मीडिया सपोर्ट कर लेता है। पहले आप इसकी थियोरी को समझ लो, इसके एग्जांपल्स देख लो, फिर मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूं कि ये बैक्टीरिया जनरली इसके ऊपर ग्रो कैसे होता है और इसे बेजल मीडिया क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो, इट इज रूटीनली यूज्ड मीडियम इन लैब, रूटीनली हर टाइम सबसे कॉमन यूज्ड बैक्टीरिया आपका, यूज्ड कल्चर मीडिया आपका बेजल मीडिया होता है। ठीक है, हैविंग कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स। जनरली हर एक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, आइदर कार्बन सोर्स चाहिए, आइदर नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। तो सारे के सारे सोर्सेस ये जो बैक्टीरिया, ये जो कल्चर मीडिया है वहां पे अवेलेबल होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको एक्सट्रीम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हीमोलिटिक बैक्टीरिया आपके होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको हीमोग्लोबिन चाहिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो वो किस में आएंगे, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको नाइट्रोजन चाहिए, उनको वाटर चाहिए, उनको सॉल्ट चाहिए, सोडियम चाहिए, तो वैसे बैक्टीरियाज को आप कंसिडर करते हो एज अ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बेजल मीडिया आपका होता है, या फिर आप कह लो जो आपका न्यूट्रिएंट एगार होता है, आपका जो न्यूट्रिएंट एगार होता है, दिस न्यूट्रिएंट एगार सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एनरिचमेंट
ठीक है, बिना किसी एनरिचमेंट के। अब ये एनरिचमेंट क्या है ये आपको थोड़ी देर में आगे समझ में आएगा, ठीक है। एनरिचमेंट जनरली आप उसे कह सकते हो कि अभी आप जस्ट एक जिस्ट ले लो, मेरे पास न्यूट्रिएंट एक आ रहा है, उसके ऊपर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकते, मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है। अब उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं अपने मीडिया के अंदर वो न्यूट्रिएंट डाल दूं तो मेरा वो जो मीडिया है वो एनरिच्ड मीडिया कहलाएगा। और उसके ऊपर सिर्फ वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बाकी भी होंगे बट वो ज्यादा क्वांटिटीज में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एनरिचमेंट मीडिया या एनरिच्ड मीडिया, आप इसे कह सकते हो। क्लियर है? तो इस बेसल मीडिया के अंदर कोई भी एनरिचमेंट सोर्स अवेलेबल नहीं होता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सब कल्चरिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सब कल्चरिंग क्या होती है। देखो यहाँ पे आपके पास आपका एक पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट के ऊपर आपका एक एगार है, वहां पे आपके बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके न्यूट्रिएंट एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस न्यूट्रिएंट एक टाइम पे क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस मीडिया के। तो न्यूट्रिएंट जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उसके बाद बैक्टीरिया को और भी न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपके मीडिया है, उस मीडिया से आप कॉलोनीज को लेते हो और उसको किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने अपना मीडिया डाला हुआ है और इसी बैक्टीरिया को मैं यहाँ क्या करता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इसे आप कहते हो सब कल्चरिंग। इसे आप क्या कहते हो, सब कल्चरिंग हम इसे कहते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, बेसल मीडिया, आप सब कल्चरिंग के लिए भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलो, इट इज अ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, इट इज अ नॉन सिलेक्टिव मीडिया, यानी ये एक पर्टिकुलर ऐसा मीडिया है जो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव मीडिया नहीं है, सिलेक्टिव मीडिया आगे आएगा आपके, ठीक है। जब आप उसमें देखोगे कि सिलेक्टिव मीडिया सिर्फ एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बट ये हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। देखो फॉर एग्जांपल स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करेगा। एंटेरोबैक्टीरियसी है, उनकी ग्रोथ को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। साल्मोनेला है, उसकी ग्रोथ को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। बट आइडेंटिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारे मीडियाज है जिनका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ जनरल पर्पस मीडियम जहां पे आप बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हो। अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है तो उसके लिए और भी बहुत सारे हमने मीडियाज बना रखे हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर मीडिया आप यूज करो तो आप एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर पाओगे। क्लियर है? चलो देखते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है। एग्जांपल्स ऑफ बेसल मीडिया, जैसे मैंने आपको सबसे ऊपर बताया, सबसे कॉमन जो आपका है दैट इज योर न्यूट्रिएंट एगार। देन यू हैव योर पेप्टोन वाटर। ये जो न्यूट्रिएंट एगार है ये सॉलिड मीडिया है, याद आ रही हैं चीजें, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया एंड लिक्विड ब्रॉथ। तो ये जो पेप्टोन वाटर है दिस इज योर लिक्विड ब्रॉथ। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर की थी लिक्विड ब्रॉथ की। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और चीज पूछा था, कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आपके बैक्टीरियाज हैं, पैस्चराइजेशन की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए हम कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का हम यूज करते हैं, जो कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। अभी इसको हम 1 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, आप लोगों ने कमेंट किया कि सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके पैस्चराइजेशन में वो एफिशिएंसी हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से करते हैं। पहले वो था, बट अभी आप जितनी भी रिसेंट इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स देखोगे उसमें वो नाम चेंज हो गया। वो नाम अब आपका है कॉक्सिएला ब्रूनिटाई। कौन सा है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में एक जगह कॉर्नर में लिख देता हूँ, ठीक है। कॉक्सिएला ब्रूनिटाई, एक सेकेंड, कॉक्सिएला ब्रूनिटाई, ठीक है, डबल टी आता है, ठीक है। कॉक्सिएला ब्रूनिटाई ये बैक्टीरिया आप यूज करते हो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए आपके पैस्चराइजेशन की, ठीक है। मिल्क अगर आपने पैस्चराइज किया तो उसकी एफिशिएंसी आप इस बैक्टीरिया से टेस्ट कर सकते हो कि आपका जो पैस्चराइजेशन है वो कंप्लीट तरीके से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इरेडिकेट कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो जो बच्चे ने कमेंट्स में बताया था कि सब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, आप सही हो, बट अभी की टाइम्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं और जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उससे हमें ये पता चला कि कॉक्सिएला ब्रूनिटी की
जो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से भी ज़्यादा है। तो जिन बच्चों ने कॉक्सियला ब्रूनिटी कमेंट किया था, वेरी गुड, यू आर राइट, बट जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किया है, आप इसको कॉक्सियला ब्रूनिटी से क्या करो, एक्सचेंज कर लो, ठीक है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस गेट में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। कौन सा मीडिया अब हमें पढ़ना है? एनरिच्ड मीडिया पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ कि आपका न्यूट्रिएंट मीडिया, जो आपका बेसल मीडिया है, कॉमन जनरल पर्पस मीडिया, और एनरिच्ड मीडिया किस तरीके से डिफरेंट है, और आप एक ही प्लेट में वो दोनों मीडिया को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हो। चलो, अब नाम से ही पता चल रहा है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो सोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे को हीमोलिसिस स्टडी करना है किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, तो हीमोलिसिस स्टडी करने के लिए मुझे हीमोग्लोबिन चाहिए, कहां से मिलेगा? ब्लड से मिलेगा, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो ब्लड मेरा है वो उस एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एक एनरिचमेंट सोर्स का काम कर रहा है। तो इस वजह से जब हम ऐसी चीजों को किसी एक पर्टिकुलर मीडिया में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस एक मीडिया को हम कहते हैं एनरिच्ड मीडिया। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक बार साइंटिफिक वे में देख लेते हैं कि क्या चीजें यहाँ पे लिखी गई है। दिस मीडिया रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक ब्लड, एग एंड सीरम। अब आप देखोगे ये सारे ही बहुत न्यूट्रिशियस है, ठीक है। ब्लड न्यूट्रिशियस है, एग न्यूट्रिशियस है, सीरम न्यूट्रिशियस है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है तब आप इन सारी चीजों का क्या करते हो, यूज करते हो। जनरली आपने अगर लैब के अंदर टेस्ट वगैरह किया होगा तो आपने ब्लड एगार बहुत यूज किया होगा। जब हम हीमोलिसिस स्टडी करते हैं तब हम ब्लड एगार का यूज करते हैं। क्लियर है? तो एनरिच्ड मीडिया क्या होता है वो समझ में आ गया। देखो, एन एनरिच्ड मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ डिवाइस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर फास्टिडियस माइक्रोब्स। डिफरेंस यहीं पे आता है कि ये जो एक पर्टिकुलर एनरिच्ड मीडिया है, अब ऐसे बैक्टीरिया जो हीमोलिसिस नहीं करते हैं, अगर आप उनको ऑब्वियस बात है ब्लड एगार पे ग्रो करोगे तो ग्रो नहीं होंगे, या ऐसे बैक्टीरिया जिनको जो हीमोलिसिस करते हैं उन्हें आप जनरल पर्पस मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो करोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, एक ब्लड उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे तभी वो ग्रो करेंगे। इस वजह से जो आपका जनरल पर्पस मीडिया या बेसल मीडिया है वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोब के ग्रोथ के लिए, तब हम एनरिच्ड मीडिया का क्या करते हैं, यूज करते हैं। वही चीज यहां पे लिखी गई है। देखो, एन एनरिच्ड मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ डिवाइस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट इनहिबिट्स द ग्रोथ, इनहिबिट अदर फास्टिडियस माइक्रोब्स। बहुत सारे फास्टिडियस माइक्रोब्स को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। सिर्फ ये एक उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को दिखाएगा। क्लियर है? देखो, अब क्यों दिखाएगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइक वाइटामिन्स, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स उन्हें चाहिए, और ये जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस या फैक्टर्स है ये सिर्फ उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो जब आप ब्लड यूज करोगे तो बाकी सारे के सारे जो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। वेर एज ऐसे बैक्टीरिया जिनको हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड के ऊपर ग्रो करते हैं, वो फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ग्रो कर जाएंगे उसके ऊपर, बाकी का इनहिबिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक पर्टिकुलर मीडिया ही क्या करोगे, ग्रो करोगे। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या है इस एनरिच्ड मीडिया के। तो सबसे पहले आपका ब्लड एगार, आपने बहुत कॉमन लैब्स में जब आपको किसी भी बैक्टीरिया की हीमोलिटिक एक्टिविटी चेक करनी होती है, वेदर दे आर एबल टू डिस्ट्रॉय या फिर वेदर दे आर एबल टू ब्रेक डाउन दी आरबीसी और नॉट, हीमोग्लोबिन का यूज वो कर पा रहे हैं या नहीं। जनरली आपका अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस आपने पढ़ा होगा, हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना बिकॉज वो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वरना ये लेक्चर जो आपका है बहुत ज़्यादा लंबा खींचता जाएगा एंड अननेसेसरी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि एनरिच्ड मीडिया का जो एग्जाम्पल है वो क्या आपका ब्लड एगार है, चॉकलेट एगार है, ठीक है, एलएसएस मीडियम, एलएसएस मीडियम, मॉन्सस मीडियम, ये टोरोक्युलेट एगार भी आपने सुना होगा पहले, ठीक है, मॉन्सस टोरोक्युलेट एगार, लोवेंस्टीन जेंसेन मीडिया, ये सारे मीडियाज आपके कहाँ यूज होते हैं, ये सारे मीडियाज आपके एनरिच्ड मीडिया की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, दैट ब्लड एगार आइडेंटिफाइज हीमोलिटिक बैक्टीरिया, चॉकलेट मीडिया या फिर चॉकलेट आगार फॉर नाइजीरिया गोनोरिये,
ठीक है, ये गोनोरिया कॉज करता है, आपको पता है, ठीक है। नाइजेरिया एक और बैक्टीरिया आता है जिसे हम नाइजेरिया मेनिनजाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइजेरिया मेनिनजाइटिस होता है और जो नाइजेरिया गोनोरिया होता है वो चॉकलेट मीडिया के ऊपर जनरली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। क्लियर है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में बेसल मीडिया और एनरिच मीडिया किस तरीके से होता है। अब मेरे पास ये एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट के ऊपर यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, मेरा एक मीडिया प्रेजेंट है, वो मीडिया है न्यूट्रिएंट एगार। दिस इज माय न्यूट्रिएंट एगार, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिएंट एगार है इसके ऊपर सारे के सारे माइक्रोब्स क्या कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं। बट अब मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है कि जो मेरा बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया हीमोलिटिक एक्टिविटी शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या था, न्यूट्रिएंट एगार था। इस न्यूट्रिएंट एगार पे सारे के सारे बैक्टीरियाज ग्रो कर गए, बट यहां पे अगर मुझे चेक करना है हीमोलिटिक एक्टिविटी, हीमोलिटिक एक्टिविटी अगर चेक करना है तो इस बेसल मीडिया के ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। वेयर एज अगर इसी बेसल मीडिया के ऊपर मैं क्या करूं, इसी बेसल मीडिया के ऊपर मैं ब्लड डाल दूं, ठीक है, इस बेसल मीडिया के ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया, ब्लड की एक लेयर ऐड कर दी है, ठीक है, मैंने इसी बेसल मीडिया के ऊपर एक ब्लड लेयर ऐड कर दी है। तब अब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेगा, इस ब्लड को कंज्यूम करेगा, इस ब्लड को ब्रेक डाउन करेगा, और यहां पे आप क्या कह सकते हो, हीमोलिटिक एक्टिविटी चेक कर सकते हो। इस तरीके से हीमोलिटिक एक्टिविटी यहाँ पे आपका बैक्टीरिया जो है वो शो करेगा। तो अब ये वाला जो आपका मीडिया है, ये वाला जो आपका मीडिया है, दिस इज योर बेसल मीडिया, ठीक है, दिस इज योर बेसल मीडिया एंड दिस इज योर एनरिच्ड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया। अब आप देखोगे कि आपको एनरिच्ड मीडिया बनाने के लिए एक बेसल मीडिया की जरूरत हमेशा पड़ती ही है। अब डायरेक्ट ब्लड को आप डायरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, आप एगार के अंदर ब्लड मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ब्लड वैसे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है तुरंत, और एगार उसको और ज्यादा क्या कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट एगार को स्प्रेड कर दिया एक पेट्री प्लेट के ऊपर, और हमने ब्लड क्या लिया, ब्लड हमने उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, एक ब्लड की पतली सी लेयर हम स्प्रेड कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी पतली सी लेयर के अंदर से अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। वो न्यूट्रिएंट मीडिया से अब उनको कुछ लेना देना नहीं है। न्यूट्रिएंट मीडिया, हम ये जो आपका बेसल मीडिया है जिसे आप न्यूट्रिएंट एगार कहते हो, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका लेना देना है ब्लड से। वो ब्लड के अंदर आरबीसीज को कंज्यूम करेंगे और हीमोलिटिक एक्टिविटी शो करेंगे। बस सिंपल सा फंडा है कि जो आपका बेसल मीडिया होता है वो यूज करते हो आप आपका एनरिच्ड मीडिया बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेंगे, हीमोलिटिक एक्टिविटी बैक्टीरिया की यहां पे होगी, और आप फिर क्लासिफाई कर सकते हो, यस दिस वाज माय हीमोलिटिक बैक्टीरिया दैट वर प्रेजेंट इन माय सैंपल। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर बेसल मीडिया, हाउएवर दिस इज योर एनरिच्ड मीडिया। ये आपका कौन सा मीडिया है, दिस इज योर एनरिच्ड मीडिया। क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीडिया हमारे पास क्या है, वी हैव सिलेक्टिव मीडिया। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्टिव मतलब ये एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर देगा, बाकी सबको इनहिबिट कर देगा। अब इनहिबिट क्यों करता है, क्योंकि उसमें कुछ इनहिबिशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होंगे जो सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो कर जाएंगे। अगर मैंने किसी मीडिया के अंदर बाइल सॉल्ट ऐड कर दिया, बाइल ऐड कर दिया है, अब बाइल क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए वो हार्मफुल होगा, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। बट ऐसे बैक्टीरियाज जो बाइल लविंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो वहां पे ग्रो कर सकते हैं, तो वो ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है, तो इसी को हम कहते हैं सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। देखो सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, दिस मीडिया शोज द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टिव माइक्रोब्स और डिजायर्ड माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इनहिबिट्स, ये क्या करते हैं, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स। अब आपका एक पर्टिकुलर मीडिया है, न्यूट्रिएंट एगार की ही अगर हम बात कर ले, उसके ऊपर हर एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। बट अगर आपको चेक करना है
कि मेरा एक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक ऐसा मीडिया बनाना होगा जिस मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। हम अभी बात करते हैं लैक्टोज फर्मेंटेशन की, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि मेरे बैक्टीरिया, मेरा जो कल्चर है उस कल्चर के अंदर लैक्टोज फर्मेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो आप उस तरीके से अपना मीडिया डिजाइन करोगे कि सिर्फ लैक्टोज फर्मेंट और लैक्टोज नॉन फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो वही चीज यहां पे लिखी है, द इनहिबिशन अकर्स बाय एडिशन ऑफ बाइल सॉल्ट, ठीक है। या फिर आप एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हो, डाइज का यूज कर सकते हो, या फिर आप पीएच को एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, पीएच एडजस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, ऐसे बैक्टीरिया जो 4.5 के पीएच पे ग्रो करते हैं, अब पीएच मैंने बढ़ा दिया 7 तक या 7.8 तक, या फिर मैंने पीएच और कम कर दिया 1.5 पे कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। अगर मैंने अपने मीडियम के अंदर समझ लो क्लोरामफेनिकॉल ऐड कर दिया या फिर पेनिसिलिन ऐड कर दिया, तो ये एंटीबायोटिक ऐसे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट नहीं करते हैं, ग्राम नेगेटिव के ऊपर अफेक्ट करेंगे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज यहाँ पे ग्रो ही नहीं होगा अगर मैंने पेनिसिलिन या क्लोरामफेनिकॉल ऐड कर दिया, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप आपके सिलेक्टिव माइक्रोब्स को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो बाय यूजिंग सिलेक्टिव मीडिया एंड बाय एडिशन ऑफ बाइल सॉल्ट, एंटीबायोटिक, डाइज एंड also by adjustment of your particular pH। क्लियर है? देखो, मीडिया इज अगार बेस्ड, ये मीडिया भी अगार होता है, मतलब इसके अंदर आप एगार मिक्स करते हो। अब जैसे एनरिच्ड मीडिया के अंदर आप बेजल मीडिया यूज करते हो, उसके ऊपर आपने आरबी ब्लड डाल दिया, तो उसके अंदर जो आपका बेजल मीडिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, एगार प्रेजेंट है, वेरएज जो आपका एनरिच्ड मीडिया है उसमें एगार प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे मीडिया के अंदर एगार प्रेजेंट होता है और यहाँ पे सिर्फ बेजल मीडिया होता है, कोई आप दूसरा मीडिया इसके ऊपर लेयर नहीं बनाते हो, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक बैक्टीरियल कल्चर मीडिया प्रेजेंट होगा। अब उस मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आप डालते हो, उसी सेम मीडिया के अंदर कोई दो लेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक ही लेयर होती है, उसी के अंदर आप बाइल सॉल्ट ऐड कर दो, एंटीबायोटिक ऐड कर दो, डाइज या फिर पीएच को एडजस्ट कर दो बाय द एडिशन ऑफ बफर सॉल्ट, बफरिंग एजेंट नॉट सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे मीडिया इज अगार बेस्ड, any media is possible to transform into selective by adding inhibitory agar, inhibitory substance या फिर inhibitory agar। तो यहाँ पे आप substance भी लिख लो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, substances भी लिख लो। तो ये चीज क्लियर है कि एक पर्टिकुलर मीडिया के अंदर जो आपका नॉर्मल न्यूट्रिएंट एगार है, उस न्यूट्रिएंट एगार के अंदर आपने क्या कर दिया, बाइल सॉल्ट ऐड कर दिया, या फिर आपने कोई डाई ऐड कर दिया, जिस डाई से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है। मेरा जो अभी मैंने मिथाइल रेड डाल दिया तो मेरा जो मीडियम था वो रेड कलर का था, अब वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है, या फिर पहले वो पिंक कलर का था अब वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इंडिकेटिव मीडिया की कैटेगरी में भी आते हैं और आपके सिलेक्टिव मीडिया की कैटेगरी में भी आते हैं। तो आप क्या करते हो, आपका जो नॉर्मल एगार मीडिया है उसी के अंदर आप इनहिबिटरी सब्सटेंस ऐड कर देते हो, तो आपका वो जो मीडिया है वो सिलेक्टिव मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें। नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज योर मैनिटॉल एगार। इससे पहले अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखो, तो आप यूज कर सकते हो मेकॉन्कीज एगार, मेकॉन्कीज एगार का यूज आप यहां पे कर सकते हो। आप यहां पे चॉकलेट एगार, एक टाइम पे चॉकलेट एगार जो आपका होता है वो एनरिच मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया के अंदर दोनों के अंदर आता है, ठीक है। तो मेकॉन्कीज एगार और चॉकलेट एगार का आप यहां पे डाल सकते हो कि दीज आर योर सिलेक्टिव मीडिया। चलो नेक्स्ट इज योर मैनिटॉल एगार। इट हैज 7। अब देखो ये जो मैनिटॉल एगार है ना, ये आपका मैनिटॉल एगार एक सिलेक्टिव मीडिया के तरीके से भी काम करता है। मैनिटॉल एगार क्या है, इट हैज 7% ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स एंड प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई या फिर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को सिर्फ ये ग्रो करेगा, बाकी सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो ये आपका एक सिलेक्टिव मीडिया बन गया मैनिटॉल एगार, जिसे हम सिर्फ मैनिटॉल एगार नहीं, आप इसको कह सकते हो सॉल्ट मैनिटॉल एगार, ठीक है, सॉल्ट
सॉल्ट मैनिटॉल एगार। क्लियर है इस चीज, ये बात क्लियर है आई होप, ठीक है। तो इट हैज 7% ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट विल ओनली सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, एस और एस, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को सॉल्ट मैनिटॉल एगार क्या करता है, सपोर्ट करता है। देखो इट हैज नेक्स्ट इज इट हैज फिनॉल रेड डाई दैट प्रोड्यूसेस एसिड स्टेफाइलोकोकस यूज्ड mannitol for acid production and the color of phenol red changes to red from red to yellow। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हैं, बट हमें पढ़ना है ये सारी चीज़ें। इसको अब मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। आपके पास एक सॉल्ट मैनिटॉल एगार है, 7% सोडियम क्लोराइड हमने ऐड कर दिया है। 7% सोडियम क्लोराइड जब मैंने उस एक पर्टिकुलर मीडिया के अंदर ऐड किया, अब वो सिर्फ क्या करेगा, स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बाकी सारे बैक्टीरियाज इनहिबिट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आप इसमें फिनॉल रेड डाल देते हो। देखो यहाँ पे है कि आप इसके अंदर क्या ऐड करते हो, फिनॉल रेड ऐड करते हो, ठीक है, एज एन इंडिकेटर। अब ये जो फिनॉल रेड है ना, ये फिनॉल रेड चेंज होता है जब इस आपका जो पीएच है, मीडिया का पीएच जब चेंज होता है तो फिनॉल रेड कलर जो है, रेड कलर से येलो कलर में चेंज हो जाता है। तब जब येलो कलर में आपका मीडिया चेंज हो गया, आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि ओके ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब जो मेरा मीडिया है वो रेड से येलो हो गया है, इसका मतलब मेरा जो कल्चर था उस कल्चर के अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कलर रेड टू येलो हो गया है, ठीक है। वेयर एज अब देखो जरूरी नहीं है कलर रेड टू येलो, आपके मीडिया के आपके उस कल्चर के अंदर अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एब्सेंट होता, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ही नहीं उस जो आपका सैंपल था, तो अगर नहीं होगा तो भले से ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बट कलर चेंज नहीं होगा। आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट है या नहीं है? ये तो आप कह नहीं सकते ना कि अगर कॉलोनीज बनी है, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कॉलोनी बन गई है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होगा ना। आप ऐसे जज नहीं कर सकते। आपको जजमेंट के लिए एक पर्टिकुलर ठोस सबूत चाहिए होता है, और यही कलर चेंज आपको शो करता है कि हाँ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रेड से मीडिया को येलो में कन्वर्ट करता है जब एक डिजायर्ड पीएच वहां पे जनरेट होता है तब। क्लियर है इस चीज को? एक बार स्क्रीनशॉट लो इन सारी चीजों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सॉल्ट मैनिटॉल एगार है इट इज सिलेक्टिव फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से, ज्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चंस ना सिर्फ आपको यहां से पूछे जाएंगे कि ये सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है, इसका जो मैकेनिज्म है वो नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज साल्मोनेला शिगेला एगार, या फिर आप इसे कह सकते हो डीऑक्सीकोलेट एगार। ये भी एक सिलेक्टिव मीडिया है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो आप ध्यान में रखना, साल्मोनेला शिगेला नाम से ही पता चल रहा है, साल्मोनेला और शिगेला, तो ये तो या तो साल्मोनेला के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा या तो शिगेला की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? आप इसे कह सकते हो डीऑक्सीकोलेट एगार, ठीक है। तो साल्मोनेला शिगेला एगार या डीऑक्सीकोलेट एगार, इट इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया दैट कॉजेस टाइफॉइड। पता है कि साल्मोनेला टाइफॉइड के लिए आप टाइफॉइड बैक्टीरिया सॉरी जो आपका साल्मोनेला है, साल्मोनेला टाइफी, वो टाइफॉइड कॉज करता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लो, ये जो टाइफॉइड है इसका डिटेक्शन किससे करते हो? तो टाइफॉइड का डिटेक्शन आप करते हो विडाल टेस्ट से, ठीक है, विडाल टेस्ट। अगर ऐसी कोई बात बीच बीच में आते रहती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको टॉपिक से हट के भी वो सारी चीजें बताते रहता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। Also, this Salmonella shigella या फिर deoxycholate agar is also selective for Shigella species and Salmonella species. Next is your Meconkeys agar. अब देखो Meconkeys agar क्या है? It has bile. इसमें bile salt present होता है। अब ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। It has bile salt that inhibit the growth of gram positive bacteria. तो अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कभी भी क्या होंगे? ग्रो ही नहीं होंगे आपके मेकॉन्कीज एगार पे, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी क्या आती है आपकी? एंटेरोबैक्टीरियसिए। फॉर एग्जांपल आपके इकोलाइज हो गए, ठीक है। तो एंटेरोबैक्टीरियसिए इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज आपके यहाँ पे क्या होते हैं? मेकॉन्कीज एगार पे ग्रो होते हैं,
क्लियर है। यहाँ पे जनरली आप मेकॉन्कीज एगार किस लिए यूज करते हो, तो इट इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी एंड टू डिटेक्ट द फर्मेंटेटिव वेदर आपका वो जो एंटेरोबैक्टीरियसी है वो लैक्टोज नहीं, जनरली आप कह सकते हो कि फर्मेंटेशन कॉज कर रहा है या नहीं। फर्मेंटेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो मेकॉन्कीज एगार का। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो साल्मोनेला शिगेला एगार, डीऑक्सीकोलेट एगार और मेकॉन्कीज एगार, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा एगार है दैट इज योर एनरिचमेंट मीडिया। कंफ्यूज नहीं होना है, एनरिच्ड मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया में अभी डिफरेंस क्लियर होगा आपके साथ। देखो एनरिच्ड मीडिया आपका कैसा होता है, सॉलिड मीडिया, वेरएज जो आपका एनरिचमेंट मीडिया होता है दैट इज योर लिक्विड मीडिया, ये ब्रॉथ के फॉर्म में होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, एक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कल्चर है उसमें बैक्टीरियल डेंसिटी बहुत कम है, तो अगर आपको बैक्टीरियल डेंसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, अगर आपको बैक्टीरियल डेंसिटी इंक्रीज करनी है तब आप एनरिचमेंट मीडिया का यूज करते हो। क्लियर है, देखो enrichment media, it is a liquid medium which also permits the growth of desired bacteria at very low density। ठीक है, अगर बैक्टीरियल कल्चर की डेंसिटी बहुत कम है, अगर आप enriched मीडिया यूज कर रहे हो तो उस केस में उसकी डेंसिटी कम होने के बावजूद भी वो क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीडिया प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट एंड कंडीशन एज सिलेक्टिव मीडिया। देख रहे हो एनरिचमेंट मीडिया, अब सिलेक्टिव मीडिया क्यों, सिलेक्टिव मीडिया भी क्या करता है, एक पर्टिकुलर माइक्रोब की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सेम तरीके से एनरिचमेंट मीडिया, अगर मेरे पास एक बेसल मीडिया था, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, उसके अंदर अगर मैंने बाइल सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा। वेरएज अगर एंटेरोबैक्टीरियसी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मैं इसके अंदर एनरिच कर सकता हूं। जो मेरे कोलाई फॉर्म्स होते हैं उसे आप कोलाई एनरिचमेंट कहते हो, ई कोलाई एनरिचमेंट या कोलाई फॉर्म एनरिचमेंट नामक एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के थ्रू आप उस कोलाई फॉर्म के कॉन्सेंट्रेशन को, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो एनरिचमेंट मीडिया का यूज करके। इट इनहिबिट्स द अनवांटेड बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। सेम तरीके से जैसे सिलेक्टिव मीडिया होता है, बट वो सिलेक्टिव मीडिया आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, एनरिच्ड मीडिया आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये एनरिचमेंट मीडिया आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। बस यही मेजर डिफरेंस है, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, सेम तरीके से काम करते हैं जैसे आपका सिलेक्टिव और एनरिच्ड मीडिया काम करता है। देखो, इट इज फॉर द आइसोलेशन ऑफ सॉइल एंड फीकल माइक्रो, जैसे मैंने आपको कोलाई फॉर्म्स बताया था, फीकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और सॉइल माइक्रोब्स का जब आपको एनरिचमेंट करना होता है। अब देखो ज़रूरी नहीं है सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप कुछ की डेंसिटी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की डेंसिटी को ग्रो करवाना है, ठीक है, तो आप एनरिचमेंट मीडिया का यूज़ करो, लिक्विड ब्रॉथ के अंदर उसको मिक्स करो, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो होगा, फिर आप उसको क्या कर सकते हो, आपके सॉलिड मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए आपका एनरिचमेंट मीडिया यूज होता है। क्लियर है, एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स है आपका सेलेनाइट एफ ब्रॉथ। अब ये जो सेलेनाइट एफ ब्रॉथ है इसमें सेलेनियम होता है, और ये जो सेलेनियम है ये सिर्फ एक ऐसे बैक्टीरिया जो सेलेनियम को कंज्यूम करते हैं, सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। देखते हैं यहाँ पे लिखा भी होगा आगे, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ सेलेनाइट एफ ब्रॉथ डज द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, यानी फीकल कंटामिनेशन अगर आपको डिटेक्ट करना है, फीकल मैटर से अगर आपको साल्मोनेला को एनरिच करना है, तब आप किसका यूज करोगे, सेलेनाइट एफ ब्रॉथ का यूज कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान में रखना। फ्रॉम फीकल सैंपल, सेलेनियम अलाउज द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड द डिटेक्शन लेवल इंक्रीजेस फॉर इंटेस्टिनल फ्लोरा। मैंने आपको बताया था एंटेरोबैक्टीरिया से आपके किस कैटेगरी में आते हैं, आपके इंटेस्टिनल माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया। नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स होगा, वो एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को कंज्यूम करेगा। जैसे रेड कलर, फिनॉल रेड है, तो रेड टू येलो चेंज हो जाएगा। आप कंक्लूजन निकालोगे, ओके मेरा जो मीडिया था रेड से येलो हो गया, यानी जो ऑर्गेनिजम्स था वो प्रेजेंट है मेरे किसके अंदर, कल्चर के अंदर। ऑलराइट, चलिए एक सेकेंड, देखो इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया। दिस मीडिया शोज द विजिबल चेंज, ठीक है, दिस मीडिया शोज द विजिबल चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन
इंडिकेटर, अब वो इंडिकेटर आपका डाई होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके फिनॉल रेड, मिथाइल रेड भी आप यूज कर सकते हो, मिथाइल रेड, ठीक है। आपका एक और जैसे ब्लू कलर के कुछ और भी डाइज होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट डिफरेंशिएट्स द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द कॉलोनी कलर ग्रोइंग ऑन द सेम प्लेट। फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, उस प्लेट के अंदर आपने फिनॉल रेड डाल के रखा है, ठीक है। अब कुछ कॉलोनीज येलो कलर में ग्रो होंगे, कुछ कॉलोनीज व्हाइट कलर में ग्रो होंगे या रेड कलर में ग्रो होंगे। तो जो कॉलोनीज रेड कलर में ग्रो हुए हैं तो आप जनरली डिटेक्ट करोगे कि ठीक है चलो साल्मोनेला मेरा था, अब साल्मोनेला प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये कॉलोनी रेड कलर की है। वेराज जो कॉलोनी येलो कलर की है, हम ई कोलाई का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने लैक्टोज फर्मेंट किया वो येलो में हो जाते हैं, नहीं फर्मेंट किया वो रेड में ही रह जाते हैं, ठीक है, या पिंक में ही रह जाते हैं। तो आप जनरली टेस्ट कर सकते हो कि ओके येलो हुआ तो ये फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिज्म था, रेड रह गया तो ये नॉन फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स है। तो इसी को आप क्या कहते हो, डिफरेंशियल मीडिया या फिर इंडिकेटर मीडिया कहते हो। देखो इसमें जनरली होता क्या, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक शोज द ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ विद पर्टिकुलर केमिकल इंडिकेटर्स लाइक न्यूट्रल रेड, फिनॉल रेड, मिथिलीन ब्लू। तो ये सारे इंडिकेटर्स का यूज आप कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल्स है। फटाफट एक बार एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर सॉल्ट मैनिटोल एगार। अब मैनिटोल फर्मेंटेशन शोज येलो कलर कॉलोनीज। आपके पास सॉल्ट मैनिटोल एगार है, उस सॉल्ट मैनिटोल में मिथाइल रेड है या फिनॉल रेड है आपके पास, ठीक है। उस फिनॉल रेड को आपके बैक्टीरिया ने कंज्यूम किया, ठीक है, उसका कलर येलो में चेंज हो गया। तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, जो कॉलोनीज रेड कलर की हैं वो नॉन फर्मेंटेटिव है, वेराज जो कॉलोनीज येलो कलर की हैं वो फर्मेंटेटिव है। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर्स का, ठीक है। ब्लड एगार इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ब्लड एगार है, उस ब्लड एगार मतलब ब्लड एगार क्या है आपका बेस, न्यूट्रिएंट बेस है, उसके ऊपर ब्लड स्प्रेड है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल मीडिया की कैटेगरी में ही आता है, एनरिच्ड मीडिया की कैटेगरी में भी आता है और डिफरेंशियल मीडिया की कैटेगरी में भी आता है। इस केस में क्या होगा, अगर आपके हीमोलिटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहां पे आपको क्लियर कॉलोनीज देखने को मिलेगी, वेराज अगर नॉन हीमोलिटिक प्रेजेंट है तो वहां पे आपको कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो मैकॉन्कीज एगार प्रोड्यूस पिंक कॉलोनीज ड्यू टू लैक्टोज यूटिलाइजेशन। लैक्टोज यूटिलाइज्ड हुआ है, तो अभी देखो इससे पहले में से मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, कि मैंने कहा था कि फर्मेंटेशन होगा तो येलो में होंगे और नॉन फर्मेंटेटिव होंगे तो रेड में होंगे या पिंक में होंगे, वाइस वर्सा होता है। अगर फर्मेंटेटिव है तब वो पिंक में चेंज होंगे, अगर नॉन फर्मेंटेटिव है तो ये येलो में ही रह जाएंगे, ठीक है। देखो मैकॉन्कीज एगार प्रोड्यूसेस पिंक कॉलोनीज ड्यू टू लैक्टोज यूटिलाइजेशन एंड नॉन लैक्टोज शोज पेल कलर कॉलोनीज। क्लियर है, पेल यानी येलो कलर, जो आपका यूरिन का कलर होता है उस कलर में नॉन फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेराज जो आपके पिंक कॉलोनीज होते हैं वो आपके लैक्टोज फर्मेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये असर्शन और रीजन में यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, क्लियर है सारी चीजें। तो ये थे आपके सारे के सारे मीडियाज, जितने भी पॉसिबल मीडियाज थे हमने यहाँ पे क्या किया है, कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। और अगर आपको और कोई डाउट है इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में या आपको कोई और मीडिया के बारे में जानना है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक। और अगर ज़्यादा लोगों के सेम डाउट आते हैं सो आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक जो कि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे एंड अपनी तैयारी को जारी रखिए।